Hello everyone, myself Manpreet and most welcome to your own channel Nursing Scope. So today I'm going to start with the AIMS previous year question papers series. सीरीज का नाम मैंने क्यों दिया है बिकॉज अभी जितने भी वीडियोस आएंगे वो एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस होंगे. चाहे वो क्वेश्चन पेपर एम्स दिल्ली का हो, जोधपुर का हो, ऋषिकेश का हो, भोपाल का हो, हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर वो डिस्कस करेंगे और साइड बाय साइड आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे. आप जो भी अपनी प्रेपरेशन करते हो वो करते जाओ, बट आप इन वीडियोस को मिस मत करना बिकॉज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. ये वीडियोस को आप अच्छे से देखना और प्लीज चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ताकि आपको भी टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे. और यस, मैंने आपको एक और बात बतानी थी. नर्सिंग स्कूप इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम नाउ. अभी हमने थोड़े दिन पहले टेलीग्राम पे अपना चैनल क्रिएट करा है और आप फटाफट जाके वहां पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो टेलीग्राम पे. और वहां पे मैं डेली नोट्स डालूंगी, पीडीएफ डालूंगी और जितने भी अपडेट्स होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज आने वाले हैं. ठीक है, हम जल्दी प्लान कर रहे हैं वहां पे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जितना भी इंपॉर्टेंट स्टफ होगा वहां पे मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगी. आप वहां पे जाके भी चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और उसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो. वहां पे जाके आप फॉलो करो, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना जल्दी जल्दी कंटेंट आएगा. ठीक है. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी एम्स जोधपुर के हमने क्वेश्चन पेपर लिए हैं. 2017 का ये पेपर हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का. हम उसके क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे. हाँ जी, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इन पोलियो वैक्सीन द इनर स्क्वायर ऑफ वीवीएम इज लाइटर देन द आउटर सर्कल. वैक्सीन पे जो लगा होता है वैक्सीन वायल मोनीटर, उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो इनर स्क्वायर है वैक्सीन वायल मोनीटर का वो लाइटर है देन द आउटर सर्कल. व्हाट डज दिस मीन्स? डिस्कार्ड द वैक्सीन, शेक वेल बिफोर यूज, bring the vaccine to the room temperature before using it or use the vaccine. वैक्सीन वायल मॉनिटर है क्या? स्मॉल स्टिकर्स होते हैं जो वायल पे अटैच होते हैं और उसमें हमें देखना होता है कलर चेंज. ठीक है, कलर चेंज से हमें क्या पता चलता है कि वैक्सीन हीट के एक्सपोजर में कितनी जा चुकी है. ठीक है. यहाँ पे हम देख लेते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर. जो इसका इनर स्क्वायर है देखो वो लाइटर है देन द आउटर सर्कल. ये क्या हो गया फिर? यूजेबल है. ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं. जो नेक्स्ट स्टिकर है इसमें भी जो इनर स्क्वायर है वो लाइटर है देन द आउटर कलर. इसको भी हम यूज कर सकते हैं. अब थर्ड और फोर्थ इमेज देखो, इसमें मिक्स हो गया ना, इसमें तो हमें दिखाई नहीं दे रहा व्हाइट कलर जो लाइट वाला होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा टेम्परेचर के एक्सपोजर में जा चुका है और इसको हम यूज नहीं कर सकते. इसको आपको ऐसे ही थ्रो करना पड़ेगा. और इसमें क्या हुआ? इसमें तो डार्क ही हो गया जो इनर वाला स्क्वायर है. इसको भी हम यूज नहीं कर सकते. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो वैक्सीन का इनर स्क्वायर है वैक्सीन वायल मॉनिटर का वो लाइटर है देन द आउटर सर्कल. ऐसा है, जा तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा. इसमें क्या है, आप वैक्सीन को यूज कर सकते हो. ठीक है. कौन सा बना करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी. You can use the vaccine. Here the option D is the correct answer. ठीक है. With this moving towards the next question. The temperature exposure indicator of a vaccine. Temperature exposure indicator. ठीक है. Temperature भी यहाँ पे लिखा हो सकता है और heat भी हो सकता है. ठीक है. Temperature और heat exposure indicator of a vaccine is VVM, VAP, VMV और VTI. अभी हमने देख लिया ना टेम्परेचर एक्सपोजर इंडिकेटर कौन सा है. दैट इज द VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर. इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए. देखो, एक ही एग्जाम में वैक्सीन वायल मॉनिटर पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है. एम्स जोधपुर 2017 का क्वेश्चन है ये. पेशेंट इज ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन developed a rolling of eyes upward. This is an indication of therapeutic action. Drug has not reached its therapeutic level in the blood. Then option C is the extrapyramidal symptoms and option D is the myasthenia gravis. देखो, जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होते हैं उनका एक टिपिकल साइड इफेक्ट होता है एंड दैट साइड इफेक्ट इज नोन एज द एक्स्ट्रापिरामिडियल
सिम्टम्स, ठीक है। जो एक्स्ट्रापिरामिडियल सिम्टम्स होते हैं, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी बोलते हैं, उनका मेजर साइड इफेक्ट है, और इसका टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑकुलोगायरिक क्राइसिस, ठीक है। तो इसमें स्पाज्मोटिक मूवमेंट्स होती हैं आई बॉल की इनटू द फिक्स्ड पोजीशन एंड यूजली अपवर्ड्स। सो आपने देखा होगा साइकेट्रिक वार्ड में अगर पेशेंट्स की कई बार ऐसे आईज होती हैं, ठीक है। सो क्यों होता है? वो डिस्टोनिया की वजह से होता है, जब डिस्टोनिया आईज मसल्स को इफेक्ट करता है। सो हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का ये मेजर साइड इफेक्ट है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा फिर? सी। So with this, moving towards the next question. A relative of schizophrenic patient informed the nurse that the patient is having suicidal ideation. So relative ने आपको बताया कि पेशेंट को क्या है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसके माइंड में सुसाइडल आइडियाज हैं. सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शंस आर एप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन एक्सेप्ट. सो आपको इनएप्रोप्रिएट एक्शन फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दिया. सो ऐसे वाले स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है. सो आपने देखना है कि कौन सी एक्शन एप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे. सो फर्स्ट इज द इन्फॉर्म द डॉक्टर रिगार्डिंग द सिचुएशन. सो ये तो बिल्कुल ठीक है. अगर पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट इज इंक्रीज एनवायरमेंटल सेफ्टी. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी राइट. ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं तो आपको एनवायरमेंटल सेफ्टी रखनी पड़ेगी. एनवायरमेंटल सेफ्टी में क्या है कि कोई भी हार्मफुल चीज, ठीक है, लाइक कोई वेपन हो गया, जो कोई पिल्स हो गए, इवन पेशेंट की जो मेडिकेशंस भी है वो पेशेंट के पास नहीं होनी चाहिए. बिकॉज क्या है, वो उसको यूज कर सकता है इन परफॉर्मिंग द सुसाइड. सो ये भी नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है ऑप्शन. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी राइट. ठीक है, कि आपको क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी होगी पेशेंट की. सो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शंस है ये. सो नेक्स्ट देखते हैं. डोंट आस्क द पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग सुसाइडल आइडिएशन. सो दिस ऑप्शन इज inappropriate. So option D will be the right answer. So here you have to ask the direct question to the patient regarding his feelings regarding the suicidal ideation. Okay. So आपको आइडिया होना चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि पेशेंट पहले ही बिहेवियर एंड वर्बल क्यूज देता है, वो आपको बता देगा. ठीक है, बातों बातों में. ठीक है, कि उसमें उसके दिमाग में कौन से आइडियाज आ रहे हैं, वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहता है, वो सब कुछ बता देगा. ठीक है, बट आपका आईपीआर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए पहले पेशेंट के साथ. और यू हैव टू बी वेरी नॉन जजमेंटल. कोई भी जजमेंटल आपको वहां पे स्टेटमेंट नहीं देनी, पास नहीं करनी पेशेंट के ऊपर. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द इनएप्रोप्रिएट एक्शन हियर. सो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is from OB-GYN. A nurse in labor room performing the vaginal assessment on a pregnant client in a labor and notes the presence of umbilical cord protruding from a uterus. So what would be the initial nursing action? So initial nursing action क्या होगा? So here the options are gently push the cord in vagina. Option B is place the patient in Trendelenburg work position. Option C is perform the vaginal examination to know the presentation. And option D is notifying the staff that the client will be transported immediately to the delivery room. So देखो ये क्वेश्चन जो है उसमें है कि umbilical cord protrusion हो रही है. So what is the umbilical cord protrusion? It is a cord prolapse. ठीक है. So अब हम सबको पता है कि जो cord prolapse है that is an obstetrical emergency. So obstetrical emergency में सबसे पहले जो cord prolapse की है उसमें हम initial nursing action क्या लेंगे? So उसमें जो सबसे पहला एक्शन होगा that is the place the patient in a Trendelenburg position. पहले पेशेंट को आपने इस पोजीशन में लेटा देना है, उसके बाद कोई भी आपने appropriate nursing action लेना है. Why you have to place the patient in Trendelenburg position? Because in this position there is a relief of pressure over the cord. ठीक है, अब cord से pressure relief होगा तो क्या होगा, जो chances है fetal hypoxia होने के वो भी decrease हो जाएंगे. ठीक है, so उस टाइम पे हमें सबसे पहले पेशेंट को Trendelenburg position में प्लेस करना है. Next question is, it is again from OB-GYN. The term used to describe the discharge from a uterus during prepurium and has a alkaline reaction is, क्या बोलते हैं हम उस डिस्चार्ज को? वेजाइनल डिस्चार्ज, प्रप्यूरियल डिस्चार्ज, amniotic secretions और लोकिया.
ठीक है, जो डिलीवरी के बाद का डिस्चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूरियल डिस्चार्ज तो हो गया जो टाइम परप्यूरियम पीरियड में हो रहा है, ठीक है, बट उसका स्पेसिफिक नेम क्या है? दैट नेम इज द लोकिया, ठीक है, सबको पता होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स एक्सेप्ट, ठीक है, अगेन साइकेट्री का क्वेश्चन है। सो मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। लिथियम कार्बोनेट मूड स्टेबलाइजर है, ठीक है। फ्लोवोक्साटिन, फ्लोवोक्साटिन मूड स्टेबलाइजर नहीं है। ये कौन सी ड्रग है? दिस इज अ एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। सो एंटी डिप्रेसेंट में भी अगर स्पेसिफिक हम जाएं तो ये है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, फ्लोवोक्साटिन। सो फ्लोवोक्साटिन इज नॉट अ मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। सो यही तो पूछा था आपको क्वेश्चन में कि कौन सा मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं है, एक्सेप्ट पूछा था। सो वेलपोरिक एसिड भी मूड स्टेबलाइजर है, कार्बामेज़ापिन भी एज ए मूड स्टेबलाइजर काम करता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्लोवोक्साटिन. So with this, moving towards the next question. A patient complaining nausea after having a food. So which type of data it is? ठीक है, डेटा होता है ना, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, ठीक है, दो तरह के डेटा होते हैं। सो पेशेंट को नोजिया हो रहा है आफ्टर हैविंग अ फूड। सो आपको बताना है ये किस टाइप का डेटा है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल है और कोई भी नहीं है इनमें से। सो सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है? जो सब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? पेशेंट है। सो ये कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव डेटा हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है? जो आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, जो नर्सेज ऑब्जर्व करती हैं, जहां जो फिजिशियंस है, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, जो वो लोग दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लाइक आप वाइटल साइंस चेक कर रहे हो, आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो पेशेंट का, सो वो ऑब्जेक्टिव हो गए। जो पेशेंट, जो सब्जेक्ट आपको खुद बोल के बताएगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, मेरे को नोजिया फील हो रहा है, तो सब्जेक्ट बता रहा है, पेशेंट बता रहा है, तो वो सब्जेक्टिव डेटा होगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो होगा जो आप चेक कर रहे हो, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक कर रहे हो आप। सो नेक्स्ट इज अ पर्सनल। पर्सनल में हो जाएगा जो पेशेंट का जो डेमोग्राफिक डाटा होता है, जो एजुकेशनल हिस्ट्री आप उसकी लेते हो, वो सारी पर्सनल हो जाएगी। सो जहां पे जो पूछा था उसका आंसर बनेगा सब्जेक्टिव डेटा। अ फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 14th of August. The EDT according to Naegeli rule formula is. सो ओबीगाइनी का क्वेश्चन है, इसमें आपको ईडीटी कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले बताया है कि नेगली रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे कैलकुलेट करोगे ईडीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए, फिर डेट और मंथ चाहे कोई भी आ जाए आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि 14th डेट दी हुई है, ठीक है, कि 14th डेट दी हुई है, तो जो डेट दी होती है उसमें आपको प्लस करना होता है 7, ठीक है, जो भी डेट दी हुई है उसमें आपको 7 प्लस करना है, और जो मंथ दिया होता है उसमें आपको प्लस करना होता है 9, इसमें आपने 9 प्लस कर देना है, ठीक है। अब आप 14 में 7 प्लस करोगे तो कितना बन गया? 21 बन जाएगा, ठीक है, 21 बन गया। और अगस्त में आप 9 प्लस करोगे तो आगे कितना बनेगा? वो अगस्त में 9 मंथ आगे ऐड करो तो वो बनेगा मई, ठीक है, 21 मई बन जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका ईडीटी, तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन अनकॉन्शियस चाइल्ड केम टू यू विद डिहाइड्रेशन, ठीक है, अनकॉन्शियस बच्चा आया है, उसको डिहाइड्रेशन हो रखी है। सो व्हाट विल द नर्स डू फर्स्ट? अब फर्स्टली आपका इनिशियल नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा ये आपने बताना है। रीअश्योर करना है पेरेंट्स को, देन ओआरएस देना है। ओआरएस कैसे दोगे? पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस बेबी को आप ओआरएस तो नहीं दे पाओगे, है ना, सो ये भी गलत हो गया। सो नेक्स्ट हो गया कलेक्ट द हिस्ट्री फ्रॉम अ पेशेंट, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी क्या हो गया? स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन ऑफ आरएल, ठीक है, रिंगर लैक्टेट का आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। सो इसमें देखो क्या है, फर्स्टली आपको IV इन्फ्यूजन ऑफ RL स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज द पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड डिहाइड्रेटेड है। सो हमें क्या करना है? हमें IV इन्फ्यूजन उसका स्टार्ट करना होगा। इससे क्या होगा? उसका इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जो बाकी बचे हैं लाइक आपको हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, जो पेशेंट जो पेरेंट्स को रीअश्योरेंस देनी है, वो आप बाद में कर सकते हो, बट जो बेसिक इनिशियल नर्सिंग एक्शन है दैट इज यू हैव टू स्टार्ट द IV इन्फ्यूजन ऑफ रिंगर लैक्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द क्लाइंट इज रिसीविंग द आईवी फ्लूइड्स एंड डेवलपिंग द टेंडरनेस, अरिथमा एंड पेन एट अ साइट। ठीक है, सो पेशेंट को आईवी फ्लूइड स्टार्ट करे हैं, बट जो आईवी साइट है उस पे टेंडरनेस हो रही है, अरिथमा हो रहा है और पेन हो रही है। एंड नर्स सस्पेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नर्स को देखना है कि पेशेंट को क्या क्यों हो रहा है। ये सब फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो रहा है, फिल्बाइटिस है, इन्फिल्ट्रेशन है और सेप्सिस है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो देखो, जो फ्लूइड ओवरलोड होता है, फ्लूइड ओवरलोड क्या होता है, इसको हम सर्कुलेटरी ओवरलोड भी बोलते हैं। फ्लूइड ओवरलोड तब होता है जब हम क्या करते हैं, टू रैपिडली हम पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, सो तब इसका फ्लूइड ओवरलोड का रिस्क होता है। बट उसके ये साइंस जो बताए हैं, ये फ्लूइड ओवरलोड के साइंस नहीं है। फ्लूइड ओवरलोड में क्या होगा, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, बट ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट, सो ये ऑप्शन तो फिर गलत हो गया। सो नेक्स्ट आ गया आपका फिल्बाइटिस। सो फिल्बाइटिस में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, टेंडरनेस होती है लोकल साइड की, अरिथमा होता है, पेन होता है, वार्म होती है वो साइड। ठीक है, सो ये फिल्बाइटिस के साइंस हो गए। सो जो नेक्स्ट ऑप्शन बचा, दैट इज द इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन व्हाट इज दिस, दिस इज अ सीपेज ऑफ फ्लूइड इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज। सो अगर सीपेज होगी सराउंडिंग टिश्यूज में तो वो कूलर होगी साइट। ठीक है, वहां पे वार्मथ नहीं होगा, वार्मथ होगा फिल्बाइटिस में। और सेप्सिस तो डाउट में आएगा नहीं। ठीक है, इन दोनों में डाउट होता है, जहां तो इन्फिल्ट्रेशन होगा जहां फिल्बाइटिस होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हियर। So next is, which solution you will use for the spillage of blood on a floor? So इसके options देख लेते हैं। फॉर्मेलिन, साइडेक्स, फेनॉल मिक्स्ड और क्लोराइड मिक्स सोल्यूशन। सो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है और क्लोराइड मिक्स सोल्यूशन होती है, बोथ आर सेम। और दिस क्वेश्चन इज रेपिटेटिवली आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेप्सिनोजन इज सेक्रीटेड बाय। ठीक है, एनाटॉमी का क्वेश्चन आ गया। पेप्सिनोजन इज सेक्रीटेड बाय चीफ सेल्स, मास्ट सेल्स, पेराइटल सेल्स और बीटा सेल्स। सो जो चीफ सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स सेक्रीट द पेप्सिनोजन्स, और जो पेराइटल सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स सेक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द GMC एग्जाम चंडीगढ़। कोई ट्यूटर का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज सेक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। सो उसमें एक पेराइटल सेल्स ऑप्शन था। सो कुछ भी आ सकता है। तो आपको जितने भी ऑप्शंस बनते हैं उनमें सारे ऑप्शंस को क्लियरली चेक करके जाना होता है एग्जाम में। सो जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो मास सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन हो गया, प्रोटीएसेस हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, हैपरिन एंड वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस। सो इसमें हमने 4 अपने सेल्स को कवर कर लिया कि कौन से सेल क्या सेक्रेट करते हैं। सो जो करेक्ट आपका ऑप्शन बना वो क्या हो गया फिर, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स सेक्रेटेड द पेप्सिनोजन। So with this, moving towards the next question. So the next question is, the patient is receiving continuous salbutamol nebulization therapy. So what should a nurse assess for? So आपको किस इलेक्ट्रोलाइट को असेस करना होगा, सीरम सोडियम, सीरम मैग्नीशियम, सीरम पोटाशियम और सीरम कैल्शियम। देखो, जो सल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन अगर पेशेंट को कंटिन्यूशन में आप चला रहे हो तो आपको पेशेंट को असेस करना होगा सीरम पोटाशियम लेवल, बिकॉज द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ हाइपोकैलिमिया। क्यों हाइपोकैलिमिया के रिस्क पे होता है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम होता है उसकी शिफ्टिंग होती है इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस। सो उससे क्या होगा, जो पेशेंट का पोटाशियम लेवल है वो लो हो सकता है। सो हाइपोकैलिमिया का रिस्क हो सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि पोटाशियम का नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है। So next question is, the cation which is most abundantly present in plasma. So आपको बताना है कि कौन सा cation most abundantly present होता है प्लाज्मा में, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है। सो जो प्लाज्मा होता है दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सो एक्स्ट्रा सेलुलर में 2 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गए, और उसमें जो मेजर cation होता है दैट इज सोडियम और मेजर अनाइन होता है दैट इज क्लोराइड। और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेजर cation हो गया वो हो गया पोटाशियम, और जो मेजर अनाइन हो गया दैट इज द फॉस्फेट। सो हमें पता ही है कि जो cation होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो अनाइन होते हैं वो
नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम उन्होंने पूछा है कि प्लाज्मा में मेजर कटायन कौन सा है, हो सकता है इस बार पूछ लें कि मेजर अनायन कौन सा है। सो आपको ये सारे पता होने चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और हाँ, एक बात और, मैंने लास्ट ईयर एम्स के गोल्डन पॉइंट्स बनाए थे। आई हैव कवर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। सो वीडियोस इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप जाके वो वीडियोस एक बार देख लेना। जो गोल्डन पॉइंट्स है मैंने ऑल ऑफ सब्जेक्ट्स के कवर करे हुए हैं, ठीक है। सो आप देख लेना उसको। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, सोडियम। So with this, moving towards the next question. The site for subcutaneous injection is all except वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एम्स वाले, so इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक्सेप्ट की वजह से पूरे क्वेश्चन की, पूरे स्टेटमेंट की सेंस ही चेंज हो जाती है। सो कौन सी साइट सबकुटेनियस इंजेक्शन की नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो हियर आर द ऑप्शंस: स्कैपुला, एंटीरियर थाई, लोअर एब्डोमेन और एंटीरियर अपर आर्म, ठीक है। एंटीरियर अपर आर्म पे तो लगता है, लोअर एब्डोमेन पे भी लगता है, एंटीरियर थाई पे भी लगता है। सो स्कैपुला पे नहीं लगता सबकुटेनियस इंजेक्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज इंक्लूड करी है। यहाँ पे देखो, एंटीरियर थाई पे लग रहा है, एब्डोमेन पीस की साइड है, और बैक ऑफ दी और साइड ऑफ दी अपर आर्म। सो दीज आर द साइड्स फॉर सबकुटेनियस इंजेक्शन. So here the right option will be option A, scapula. Alright guys, so that's all about the today's questions. So in today's video we have discussed the 15 questions of AIIMS जोधपुर 2017. So आने वाली वीडियोस में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, बट 15-20 क्वेश्चंस ही मैं डिस्कस करूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहें, ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप भी अच्छे से देख पाओ वीडियोस को। सो आप चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट करा करो, अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करा करो, ठीक है। बिकॉज आपकी फीडबैक अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। सो फीडबैक इज मस्ट, ठीक है। आप कमेंट्स करके बताया करो, और ठीक है, आप लगे रहो अपनी प्रिपरेशन में, अच्छे से करो, और प्रीवियस ईयर पेपर में आपको प्रोवाइड करवाती जाऊंगी, ठीक है, एग्जाम आने तक। सो विद दिस, ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। सो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।